हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, इसे आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, यद्यपि आपने इससे पहले जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, अर्थ ऑफ मोशन पढ़ा होगा आपने, लेकिन आप आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कुछ अलग हटके पढ़ाऊंगा। यदि आप इसको ठीक तरीके से नोट कर लेते हैं, एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं, तो मेरा वादा है आपसे कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो या ग्रुप डी तक का कोई एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन कोई इस टॉपिक से आता है तो यहाँ से क्वेश्चन एक दो आपका पूरी तरीके से आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अर्थ ऑफ द मोशन, पृथ्वी की गतियां। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको पृथ्वी के बारे में एक छोटी सी एक दो पॉइंट के बारे में जानकारी दूंगा मैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, आकार पृथ्वी का कैसा है। तो पृथ्वी का अगर आपसे आकार पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, कैसी है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। इसका आकार पूछा जाए तो हिंदी में इस आकार को भूआप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआप। और अंग्रेजी में इसे जियार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? जियार्ड। क्या कहते हैं? जियार्ड कहते हैं। इन दो शब्दों को आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का आकार पूछा जाए हमारी अर्थ का, तो इसका आकार कैसा है? भूआप आकार है। कैसा है? भूआप आकार है। और अंग्रेजी में मोस्टली इंग्लिश वर्ड आता है मित्र, मोस्टली इंग्लिश वर्ड आता है, हिंदी वर्ड कम आता है। अगर पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो आप जियार्ड याद रखेंगे। जियार्ड का मतलब होता है कि ऐसा आकार जो ध्रुवों पे चपटा हो। कैसा हो? ध्रुवों पे चिपटा हो, मतलब ये दोनों चिपटे हो इस तरीके से। ध्रुव कैसे हो? पृथ्वी कैसे हो? चपटे हुए हो, मतलब इस तरीके से दबे हुए हो। जैसे गोल गेंद होती है, उसको दोनों तरफ से इस तरीके से थोड़ा पंच करेंगे ना, पंच करेंगे तो वो बीच में चौड़ जाती है, और उसके जो जो जिस तरह पंच करते हैं ऊपर नीचे, वो उस समय पिचक जाती है। ठीक है, तो हमारी उस आकृति को क्या कहा जाता है? जियार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? जियार्ड कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियार्ड आकार का है। ठीक है, या भू आपका प्रकार का है। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बताया था, एक दो पॉइंट बताऊंगा आपको। आपने अच्छी झुकाव और कच्ची झुकाव जरूर सुना होगा। नहीं सुना हो तो आप पहली बार सुनेंगे कि अच्छी झुकाव तो आपने लोगों ने देखा होगा, लेकिन कच्ची झुकाव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छी झुकाव, अच्छी झुकाव किसे कहते हैं? अच्छी झुकाव और कच्ची झुकाव दो शब्द होते हैं। ये कच्ची झुकाव, इनके बारे में मित्र आपने सुना होगा। अच्छी झुकाव किसे कहते हैं? तो मान के चलिए मित्र, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी मित्र क्या है? पृथ्वी है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? अपनी पृथ्वी है। अब क्या है, आपने देखा होगा कि ये इसका नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव है, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, आप इस तरीके से खींच देते हैं, जैसे ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। ऐसा नहीं है मित्र। आपने सुना होगा कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री, कितनी? यहां इस बिंदु से लेकर के, जैसे हम 90 अंश का कोण बनाते हैं इस तरीके से, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या हुई है? झुकी हुई है। जो कि आपको पता है ये 90 अंश का होता है। ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से
ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो यहां से यहां तक 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए इसका नॉर्थ पोल कहां पर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरीके से है। अब मित्र ये जो झुकाव है, ये वाला, ये जो झुकाव है, क्या ये झुकाव है, ये कितना है, 23.5 डिग्री है। कितना मित्र, 23.5 डिग्री झुकाव है ये वाला, जो मैंने ब्लू पेन से इंगित किया है। इसी झुकाव को हम अच्छी झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, अच्छी झुकाव कहते हैं। इस झुकाव को क्या कहा जाता है, अच्छी झुकाव कहा जाता है। और इसके बाद देखेंगे कि कच्ची झुकाव किसे कहते हैं। कच्ची झुकाव का मतलब ये होता है कि पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री का, ये कितने का कोण बना रही है, 66.5। भाई इसमें से 90 में से इतना निकाल देंगे, 66.5 डिग्री बचेगा। तो जो 66.5 डिग्री का ये कोण बना रही है, ये वाला जो ब्लैक पेन से अंकित किया है मित्र मैंने, इसे हम कच्ची झुकाव कहते हैं। क्या कहा जाता है, कच्ची झुकाव। अब दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि अच्छी झुकाव किसे कहते हैं और कच्ची झुकाव किसे कहते हैं। कच्ची झुकाव का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम कच्ची झुकाव कहते हैं। अच्छी झुकाव एक से कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यह पृथ्वी का क्या है, अक्ष है, यह पृथ्वी का क्या है, अक्ष है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कैसी हुई है, झुकी हुई है, इसे हम अच्छी झुकाव कहते हैं। तो मित्र ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, मुझे विश्वास है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद बताता हूं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां कैसी हैं, किस तरह से करती है, दिन रात क्यों होते हैं, रात बड़ी क्यों होती है, दिन छोटे क्यों होते हैं या दिन बड़े क्यों होते हैं, रात छोटी क्यों होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी बसंत मौसम रहता है। इस सब के बारे में आज आप इस वीडियो में बखूबी बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यद्यपि आपने इसका अध्ययन पहले किया होगा। देखिए मित्र, जो पृथ्वी है वो हमेशा दो गतियां करती है। पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, वो हमेशा दो प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। कौन कौन सी गतियां करती है वो देखिए आप। एक गति करती है जिसे घूर्णन गति कहते हैं। एक गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। और जो दूसरी गति है मित्र, इंग्लिश में से रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और जो दूसरी गति है मित्र, जो दूसरी गति है इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। परिक्रमण गति कहा जाता है, इसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। गति पृथ्वी हमेशा, कोई भी ग्रह हुआ, कोई भी ग्रह हमेशा दो प्रकार की गतियां करता है। एक तो रोटेशन गति करता है, जिसे घूर्णन गति बोलते हैं। दूसरी जो करता है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए ये जो गति है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, घूर्णन गति को। इसी के कारण, इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसकी इंपोर्टेंस क्या है मित्र, इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति कहते किसे हैं, सबसे पहले अब आपके पॉइंट जहन में पॉइंट ये होगा कि घूर्णन गति कहते किसे हैं। घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि जो भी
प्लानेट है, जो भी ग्रह है, वह अपने अक्ष पर इस तरह से घूमता है, जैसे मैं अपने अक्ष पर इस तरीके से घूम रहा हूं, इस तरीके से। यह गति क्या है? यह घूर्णन गति है। कैसी गति है? घूर्णन गति है। कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर इस तरीके लट्टू की तरह घूमता है, अपने अक्ष पर इस तरीके से, जैसे ये है, इस तरीके से घूम रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। इसी कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। इसको, घूर्णन गति को मित्र दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कारण दिन और रात होते हैं, मतलब डेली मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेली मोशन कहा जाता है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और इसी को दैनिक गति कहा जाता है। इसका इंपोर्टेंस ही क्या है, क्या कारण है इसका? इसे कारण आप देख सकते हैं, दिन और रात होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जो पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, यह अपनी घूर्णन गति, अपना इस तरीके से एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, उसे आप नोट कर लीजिए। यह जो घूर्णन गति है, अपना एक चक्कर, अपना एक घूर्णन, एक अपना रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट लगभग 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में पूरा कर लेती है। मतलब ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी जो घूर्णन है, दैनिक गति है, उसे 23 घंटे 56 मिनट या 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में पूरा कर लेती है। 4 से 5 सेकंड में पूरा कर लेती है, जो लगभग 24 घंटे के बराबर है। जो लगभग 24 घंटे के बराबर है मित्र, जो लगभग 24 घंटे के बराबर है। इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा दिन और रात कैसे होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। दिन और रात कैसे होते हैं? दिन रात का होना, जैसे मान के चलिए ये हमारा सूर्य है मित्र, ये क्या है? सूर्य है हमारा, ये सन है, और ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। भाई अर्थ छोटी है, सूर्य बड़ा है, ये हमारी अर्थ है। क्या है? हमारी अर्थ है ये। अब देखिए, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस तरीके से, तो इसके बीच में होकर के ये देखिए, एक रेखा जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि को 2 भागों में बांटती है ये, या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर आपने देखा होगा ग्लोब पर, यह कर्क रेखा है, और इसके साउथ में, 0 से साउथ में, ये मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अब सूर्य का प्रकाश इस पर डालेंगे, तो सूर्य का प्रकाश मित्र
ये देखिए, इस तरीके सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इस तरीके से सूर्य का प्रकाश मित्र पड़ेगा। और कहां तक पड़ेगा ये आप देख लीजिए, कहां तक पड़ेगा ये आप देखिए, इस जगह, इस जगह इतना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इतनी जगह पर पृथ्वी के इस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। यह मित्र क्लियर हो रहा होगा। पृथ्वी के इस भाग में जो सूर्य की तरफ है, इस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो जब जिस जगह सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर दिन होगा मित्र। क्या होगा? दिन होगा, मतलब डे होगा। क्या होगा? डे होगा। और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश इस भाग में नहीं पड़ रहा है, इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो मित्र यहां पर क्या हो गई? रात होगी। क्या होगी? नाइट होगी। यह आपको क्लियर हो चुका होगा, यह आपको मित्र क्लियर हो चुका होगा कि जिस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस समय उस साइड पृथ्वी के दिन है, इस साइड में। और इस साइड में जो आपको दिखाया गया है, ये इस साइड में जो खाली स्थान है, इस साइड रात होगी। आज मान के चलिए आप इस जगह खड़े हुए हैं, इस जगह खड़े हुए हैं, तो 12 घंटे बाद इधर आप आ जाएंगे तो दिन हो जाएगा, और फिर 12 घंटे बाद आप यहां पर आएंगे फिर रात हो जाएगी। ये जो कंडीशन होती है पृथ्वी की, अगर पूछा जाता है कि दिन रात क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के दैनिक गति, डेली मोशन या घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। दो कंडीशन, मतलब दैनिक गति के कारण यहां पर दिन और रात होते हैं। यह आपको पॉइंट मित्र आपका क्लियर हो गया होगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, तो आपको दैनिक गति या घूर्णन गति के बारे में आपको उसका आंसर देना होगा। यह मित्र आपको लगभग क्लियर हो चुका है। यहां पर एक कंडीशन और है मित्र, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जो पृथ्वी अपनी अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मोशन करती है, गति करती है। अगर पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, तो बता सकते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। मतलब ये है, मैं दिखाता हूं आपको, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, सॉरी ब्लैक से दिखाना पड़ेगा। पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व इस दिशा की ओर घूमती है, इस तरीके से। जब ही तो दिन और रात होते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरह इस तरह घूम रही है। और जो जिस साइड में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता जाता है उधर उस साइड दिन होता जाता है। तो ये पॉइंट मित्र आपको क्लियर हो चुका होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा मित्र कि दिन और रात छोटे क्यों होते हैं। ये मैंने बताया दिन और रात होते क्यों हैं, ये मैंने बताया आपको दिन और रात होते क्यों हैं। अब मैं बताऊंगा दिन का छोटा होना, रात का बड़ा होना, या रात का बड़ा होना और दिन का छोटा होना। आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आप हेडिंग बनाएंगे, दिन रात छोटे बड़े होने का कारण, होने का कारण, दिन और रात बड़े छोटे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, यह मैं बताता हूं आपको। देखिए यह आपका सूर्य है, सूर्य को बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, और यह मित्र आपकी पृथ्वी है।
ये आपकी पृथ्वी है, ये सन है और ये अर्थ है। मैं आपको पहले बता चुका हूं पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है। ये आपको क्लियर है। इसके बीच में जो रेखा है ये वाली इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, और साउथ में मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, इस तरीके से। अब देखिए दिन रात छोटे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी कंडीशन बताता हूं। आप एक काम करिए, सबसे पहले उसी तरीके से प्रकाश डालिए जिस तरीके से आपने डाला था। हम सूर्य का प्रकाश इसी तरीके से डालते हैं। इसी तरीके से सूर्य का प्रकाश इस तरीके से डालते हैं। ये देखिए मित्र, सूर्य का प्रकाश है, इस तरीके से पड़ रहा है, इस तरीके से। ये सूर्य का प्रकाश इस तरीके से पड़ा हुआ है। हर पॉइंट को मित्र समझते जाइए, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए आपने एक चीज इसमें फॉलो की होगी कि ये वाला भाग है उत्तरी ध्रुव है, यहां पर सूर्य की किरणें काफी दूर तक आ रही है, ठीक है। और इधर साइड क्या है, दिन है। क्या है, दिन है। इधर क्या है मित्र, रात है। अब देखते जाइए, अगर आप देखेंगे ये आपकी कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा है, यहां पर इस भाग में देखेंगे आप, ये वाले भाग में यहां पर क्या है, दिन बड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है मित्र, दिन बड़े हो रहे हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए, देखो यहां पर, ये देखिए समझने की कोशिश करिए। यहां से आप इस तरह से देखेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। हम लेके चलते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला। मतलब बताने की फिर कोशिश करूंगा मैं। ये इस तरीके से ये उत्तरी गोलार्ध है। इस वाले भाग में देखेंगे, इस वाले भाग में देखेंगे, इस साइड क्या हो रहा है मित्र, ये दिन बड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दिन बड़े। क्या हो रहे हैं, दिन बड़े हो रहे हैं इस साइड। और इस साइड आप देखेंगे, ये देखिए इस साइड में तो रातें बड़ी हो रही हैं। ये रातें बड़ी हो रही हैं, रातें बड़ी हो रही हैं, इधर दिन बड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस अपलोड में आते हैं। यहां पर देखेंगे इस साइड में दिन तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन रात छोटी हो रही है। रात क्या हो रही है, छोटी हो रही है। इधर क्या है, यहां पर रातें छोटी हो रही है। क्या हो रहा है, रातें छोटी हो रही है। तो दिन और रात बड़े छोटे होने का इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का दो कंडीशन होती हैं। अपने अक्ष पर घूमना। कैसे, अपने अक्ष पर घूमना मतलब घूर्णन करना, और पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना। क्या होता है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री इस तरीके से अपने अक्ष पर झुका होना। यह पृथ्वी के दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दो कारण है मित्र दिन और रात होने का कारण, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना और पृथ्वी का घूर्णन करना। यह इसका प्रमुख दो कारण है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र।
अच्छा, एक पॉइंट और मित्र यहां बताऊंगा मैं कि जो पृथ्वी का जिस जिस जगह पर इस तरीके से प्रकाश जा रहा है, इस भाग को, इस भाग को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत। व्रत क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। पृथ्वी का, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग में जा रहा है, जितने भाग में जा रहा है, उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। इसे आप नोट कर लें। ये आपको क्लियर हुआ मित्र? अब मैं बताऊंगा इसके रिवॉल्यूशन के बारे में, परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण किसे कहते हैं? परिक्रमण का मतलब ये होता है, जैसे आप कभी मंदिर गए हो तो मंदिर में जो मूर्ति होती है, मंदिर होता है, उसके चारों तरफ हम जो राउंड लगाते हैं, उसके चारों तरफ हम जो राउंड लगाते हैं, उसे ही रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। इसे ही परिक्रमण गति कहते हैं, इसे ही वार्षिक गति कहा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। और हेडिंग डाल लीजिए आप, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। हमारी जो पृथ्वी है, ग्रह है, यह परिक्रमा किसकी करती है? ये सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, ये आज यहां पर है। इस तरीके से देखा अपने कक्ष पर, अपने ऑर्बिट में, अपने पथ पर, अपने ऑर्बिट में इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है? इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा करती है, घूमती है अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में। कक्ष, वो कक्ष नहीं, कक्षा नहीं, अपने मार्ग, ये क्या है? मार्ग है पृथ्वी का। अपने मार्ग पर, अपने ऑर्बिट में इस तरीके से चक्कर लगाती है, उसे हम परिक्रमण गति कहती है। और किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। यह आपको क्लियर हुआ कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। और मित्र, ये जो चक्कर है पृथ्वी जो सूर्य का लगाती है, यह एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 365 दिन, 48 घंटे और 48 सेकंड का समय लेती है। कितना? 365 दिन, 48 घंटे, 48 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 365 दिन, 48 घंटे, 48 सेकंड का समय लेती है। जब भी तो आपने देखा होगा, ये 48 घंटे 48 सेकंड जुड़ने के बाद प्रत्येक चौथे वर्ष में एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर वर्ष घोषित किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो फरवरी है, 48 घंटे और 48 सेकंड को जोड़कर प्रत्येक चौथे वर्ष लीप ईयर्स होता है, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि जो 48 घंटों को यदि हम 4 से गुणा कर देंगे तो लगभग 24 घंटे, मतलब एक 24 उसमें बदल जाता है ये। तो प्रत्येक वर्ष जो फरवरी होती है वह 29 की हो जाती है। ये मित्र 4 घंटे है, सॉरी 6 घंटे, 6 घंटे है मित्र। ये कितनी है? 6 घंटे है, सॉरी 6 घंटे है। तो इसी कारण फरवरी 29 की होती है। 365 दिन, 6 घंटे, 48 सेकंड, ये इसकी रिवॉल्यूशन गति है। तो ये प्रत्येक चौथे वर्ष में अगर इसका गुणा कर देंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएंगे। इसलिए चौथे वर्ष जो होता है वो लीप ईयर्स होता है। और
इसी कारण जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, जब नॉर्मल वर्ष में देखा जाए तो फरवरी 28 की होती है। तो इसका कारण क्या है? लीप ईयर्स होने का कारण यही है। अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मित्र, इसी के कारण, इसी परिक्रमण गति के कारण ही ये चक्कर लगाती है। तो एक वर्ष में ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है। इसी कारण जो परिक्रमण गति है इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, एनुअल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल मोशन कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? इसी कारण क्या होता है? वार्षिक, इसको वार्षिक गति कहते हैं, एनुअल मोशन कहा जाता है इसे। अब मैं बताऊंगा कि परिक्रमण गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु 3 देखी जाती है मोस्टली आपने, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ये कैसे होती है, इसका कारण क्या है, उसे हम बताता हूं मैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है? मतलब परिक्रमण गति या वार्षिक गति, इसका यही प्रमुख कारण है। अब कैसे करती है वो आपको मैं बताता हूं मित्र। देखिएगा, ऋतु परिवर्तन। मित्र इधर लिखने की कोशिश करूंगा मैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको समझने लगेंगे। इसके बारे में बता रहा हूं मैं। ऋतु परिवर्तन एक कारण, हेडिंग बनाएंगे हम, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? वीडियो बंद कर, कहाँ पे छोटे भाई। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का जो कारण है वो दो तरीके से ऋतु परिवर्तन पृथ्वी करती है, जिसमें आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन के कारण बताइए, तो आप बता सकते हैं ये दो कंडीशन में होता है। एक तो पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है, अच्छी झुकाव है, और दूसरा है दैनिक गति, मतलब डेली मोशन। दो कंडीशनों के कारण ये करती है। अब कैसे करती है वो मित्र मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये मान के चलिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से अपने मार्ग पर इस तरीके से गति करती है। क्या कर रही है? गति कर रही है। अपने ऑर्बिट में इस तरीके से गति कर रही है। भाई थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। ये आपका सूर्य है, क्या मित्र? सूर्य है, शन है, और ये आपकी पृथ्वी है। तो इस तरीके से गति कर रही है। मैं आपको कुछ पॉइंट पहले बता चुका हूं, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है, और ये इसके जो रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इस तरीके से ये कर्क मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा,
इसी तरीके से इसको देखेंगे, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इक्वेटर है ये आपकी, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर आपने फिगर को इसको ठीक तरीके से समझ लिया तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। और मित्र, आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर मेंस वगैरह लिखने का आपको चांस मिलता है तो फिगर के माध्यम से आप जरूर समझाएं, फिगर के माध्यम से आप जरूर समझाएं। तो देखिएगा मित्र, सबसे पहले हम फोकस पे करते हैं, ठीक है। यह सूर्य का प्रकाश हम इस तरीके से डालेंगे, सूर्य का प्रकाश हम इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। तो आपने एक बात नोटिस की कि जो सूर्य का प्रकाश है मित्र, सूर्य का प्रकाश इस तरह लंबा डालते हैं, इस तरीके से लंबवत, इस तरीके से सूर्य का प्रकाश डालते हैं। तो अधिकांशतः इसका जो प्रकाश है सूर्य का, वो मकर रेखा पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? मकर रेखा पर। किस पड़ रहा है? मकर रेखा पर इसका प्रकाश। और ऐसी कंडीशन में मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा मित्र? दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। आप देखेंगे सूर्य किरणें ऐसी कंडीशन में कहां पड़ रही है? मकर रेखा पर सबसे अधिक पड़ रही है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य किरण लंबवत पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। तो इस कंडीशन को शीत संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत संक्रांति कहा जाता है। यह आपको क्लियर हुआ? इसे क्या कहा जाता है? शीत संक्रांति कहा जाता है। और यह कंडीशन कब बनती है? 22 दिसंबर को बनती है। इस समय क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब उसके बाद देखते हैं, हम इधर आते हैं। सूर्य का प्रकाश इधर डालते हैं, तो सूर्य का प्रकाश मित्र इधर लंबवत पड़ेगा, इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में जो सूर्य की किरणें हैं मोस्टली कर्क रेखा पर पड़ेगी। किस पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। किस पर पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। ये लंबवत पड़ रही है सूर्य किरणें, अधिकांश भाग किस पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर पड़ेगी। और ये कंडीशन कब होती है? ये 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। इसे क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को इसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है मित्र? 21 जून को होती है, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है?
सबसे बड़ा दिन होने के कारण इसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यदि हम सूर्य की किरणें यहां डालें, यहां पर, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है इस तरीके से, तो सूर्य का प्रकाश मित्र मोस्टली विषुवत रेखा पर आ पाता है। कहां पर आता है? इक्वेटर पर आता है। ये इस तरीके से सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। और यह कंडीशन कब बनती है पता है आपको? यह कंडीशन कब बनती है? यह आपकी 21 मार्च को बनती है। 21 मार्च को बनती है, जब सूर्य किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मित्र? दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस कंडीशन को 21 मार्च को इसे बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत संक्रांति या बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कहा जाता है। यह आपको क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम देखेंगे कि सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, यहां पर भी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस तरीके से लंबवत पड़ती है। सूर्य किरणें इस दिशा में भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और ये कब पड़ती हैं? ये जो पड़ती हैं 21 सितंबर को पड़ती है। कब पड़ती है मित्र? 21 सितंबर को पड़ती है। 21 सितंबर को पड़ती हैं सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। मतलब 21 मार्च को और 21 सितंबर को, 21 मार्च को, सॉरी 21 सितंबर को, 21 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों पर। इसको शरद विषुव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? शरद विषुव कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इसको शरद विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरद विषुव कहा जाता है। यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आप इसको मित्र एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार समझाने की फिर कोशिश करूंगा। सूर्य बीच में है, मान के चलिए पृथ्वी हमारी इस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। क्या पड़ता है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। और मकर रेखा दक्षिण में है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 22 दिसंबर को, ये कब पड़ता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसे शीत संक्रांति कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी इधर आ जाती है 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। इसी तरीके से देखेंगे हम, तो यदि सूर्य के जो नॉर्थ में होती है, उत्तर में होती है, तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और एक कब होता है? 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को होता है। इस दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ही बसंत संक्रांति कहा जाता है। इसी तरीके से दक्षिण में जाएंगे हम, जब पृथ्वी हमारी दक्षिण दिशा में होती है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य किरणें 21 सितंबर को लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो यहां पर भी दिन और रात बराबर होती है, मतलब वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होती है दोनों गोलार्धों में, और इसको शरद विषुव कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ पॉइंट है, आपने अपसौर उपसौर का नाम अवश्य सुना होगा। अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। उपसौर किसे कहा जाता है, अपसौर किसे कहा जाता है। अब आप हेडिंग डालिए अपसौर और उपसौर, उपसौर और अपसौर, ये दो घटना घटती है मित्र। अब देखिए वही कंडीशन, ये सूर्य बना लेते हैं, ये सूर्य है। एक समय ऐसा आता है अपने अक्ष पर परिक्रमण करते समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो जाती है। क्या होती है, सूर्य के नजदीक होती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। क्या होती है, सूर्य के सबसे दूर होती है। जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे पास होती है, और ये कब होती है, 3 जनवरी को होती है। ये कब होती है, 3 जनवरी को। सूर्य के पास कब होती है, 3 जनवरी को होती है। इस घटना को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, उपसौर कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और यहां से यहां तक की दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और यह घटना कब घटती है, 3 जनवरी को घटती है। इस समय जो पृथ्वी की जो गति है, जो दूरी है, वो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसके बाद जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर पहुंच जाती है, सूर्य से सबसे दूर पहुंच जाती है, अधिकतम दूरी, क्या, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी होती है। और यह दूरी, यह जो दूरी होती है वो 15.21 किलोमीटर होती, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और ये कब होती है, यह घटना होती कब है, यह होती है 4 जुलाई को। कब होती है मित्र, 4 जुलाई को होती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, अपसौर कहा जाता है। यदि आपसे यह पूछा जाए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी की जो औसत, जिसकी औसत दूरी पूछी जाए, सूर्य से चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी पूछी जाए, तो आप बता सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी पूछी जाए, चंद्रमा नहीं मित्र, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 14.9 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे आप नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप इसे जान चुके होंगे। मित्र कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में बताऊंगा आपको।
कुछ फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट, दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट मित्र ये है कि विषुवत रेखा पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। इसी कारण विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होने के कारण बायोडायवर्सिटी मतलब वनस्पति अधिक पाई जाती है। आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा पर जितने भी कंट्री हैं वहां पर अधिकांशतः वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिकांशतः वन पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य किरणें वहां पर लंबवत पड़ती हैं। और जब देखा होगा कि लंबवत पड़ने के बाद दिन में गर्मी पड़ती है, और जैसे ही 4-5 बजे का समय आता है तो वो बादल मतलब ठंड बादल जल लेकर के समुद्र में से उस ओर वर्षा कर देते हैं इस रेखा पर। इसी कारण यहां पर क्या है? वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मेरी आशा है आप प्लीज मेरे इस काम को अवश्य करेंगे। आप मुझे भाई, दोस्त या गुरु जो भी मानते हो, गुरु मानते हो, आप लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिए। थैंक यू, धन्यवाद।